नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिए और अपनी नैन चक्षु आंखों को खोलिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए कि भारत के हित में चीजें हो रही है या अचानक से जैसे कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट होता है ना, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के बाद कुछ ऐसी चीजें हो रही है। तो पेश है अ ग्रैंड फाइनल असॉल्ट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। जैसे मैंने कहा कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुछ अप्रत्याशित झूठी फेक नैरेटिव वाली खबरें पेश की जाने लगी है जिससे भारत के इमेज को डेंट किया जाए, सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी। वैसे राहुल गांधी कह चुके हैं कि यूरोप के डेमोक्रेटिक कंट्री और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंटरफेयर करके भारत पे मोदी सरकार गिराना चाहिए। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं, मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखने जा रहा हूं। जनवरी 2023 में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है गुजरात, आपको पता है 2002 को लेकर के। 20 साल बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री है तो इनका एक ही रोल था, उसको कंट्रोल करना और सभी गुजरात के नागरिकों को सुरक्षित करना। लेकिन अचानक से डाउट क्रिएट करता है ना मन में, मेरे भी मन में ये डाउट क्रिएट किया। अब इसके बाद आते हैं फ्रीडम इंडेक्स। ये ह्यूमन राइट चैंपियंस ने अचानक से जो है ये भी निकाला और बताया गया कि देखो भाई, इस देश में मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है। कुछ तथ्य तो ये हैं कि अल्ट्रा राइट विंग वाले ये कह रहे हैं कि सारा तृप्तिकरण का योजना जो है वो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। आई एम कंफ्यूज्ड। अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अवसर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो फिर एंटी मुस्लिम कैसे होगा? एंटी मुस्लिम यहां के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रिएट इसलिए किया जा रहा है कि वेस्ट एशिया में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए। यूएस गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक ने 2023 में जो कहा कि मुसलमानों के अधिकार जो है छीने जा रहे हैं, मुसलमानों को भारत में समस्याएं उत्पन्न कराई जा रही, जबकि अमेरिका इन सब मामलों में बहुत अच्छा है। वहां तो भाई इसीलिए तो ब्लैक लाइफ मैटर्स वहां चल रहा था, भारत में नहीं। खैर, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, आपको सोचना है और समझना है कि ये जो सारे सीक्वेंस में सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ये अचानक हो रहे हैं या इसके पीछे कोई माइंड ब्लोइंग इटली वाला कोई पर्सनालिटी तो नहीं है, वो देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुसलमानों के अंदर यूएपीए का जो है वो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और एफसीआरए जो है वो बहुत सारे एनजीओज पे जो है कार्रवाई हो रही है, स्पेशली ये भी अगेंस्ट मुस्लिम है। लेकिन एक मिनट, एमएनएसटी सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, जॉर्ज सोरस वाला सुना सुना सा लग रहा है ना। हाँ, दरअसल ये जो कानून है ना, इनलीगल फंडिंग के खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्रवाई की है और जॉर्ज सोरस वही आदमी है जिन्होंने ओपनली कहा था कि मोदी सरकार को हराना है। वैसे जॉर्ज सोरस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, चाहे डिस्टेबलाइज करना हो यूके को या यूरोपियन यूनियन को और कभी कभी तो यूएसए और फ्रांस, हर जगह पे राइट विंग, अगर सो कॉल्ड उनके हिसाब से कोई सो कॉल्ड राइट विंग विचारधारा वाला सत्ता पे है तो उसको गिराने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाएगा। साम दाम दंड भेद से याद आया कि अचानक राहुल गांधी जी यूएसए के यात्रा पे और वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है उस पे भी लोग नहीं खड़े होते। लेकिन अगर आपको यह भी इत्तेफाक लगता है तो एक मिनट रुकिए। फ्लैटरिंग इंडियाज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब जरा इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं भाई कि चल क्या रहा है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबल रैंकिंग लेकर के आता है और कहता है भाई इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे बुरी इंडिया में ही है।
और लोगों ने कहा कि भाई मोदी सरकार है, ये तो अत्याचार है भाई मोदी जी। लेकिन क्या हमने तथ्यों की जांच पड़ताल की कि तालिबान में क्या वाकई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इंडिया से अच्छा या बुरा? इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मई 2023 में भारत की रैंकिंग बताई जाती है 161वें नंबर पे। अटेम्प्ट टू डीस्टेबलाइज रिलेशनशिप विथ वेस्ट एशिया। ये मैंने कहा ना कि वेस्ट एशिया, भारत के राइज को अगर आप देखें पिछले इसी क्वार्टर के जीडीपी को, तो बहुत सारे लोग सदमे में हैं। दरअसल ये प्रयास ये है कि किसी तरह मोदी असफल हो जाए, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, भारत के लोग सड़क पे आ जाएं, चाहे हिंडनबर्ग हो या कुछ और, लेकिन भारत को बर्बाद करने की वो तमाम साजिशें जारी है। भले भारत बर्बाद हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी हारना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए सोरस जीवी जो है किस प्रकार से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और मैं बताता हूं। तुर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉर्पोरेशन, ये नाम भी सुनिए। ये जानबूझ करके भारत के खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन और बायस्ड न्यूज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फेक सोशल मीडिया अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जातियों के नाम से, अलग अलग धर्म संप्रदाय के नाम से, और जहर उगला जा रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता दो, एक राजपूत आएगा, वो कहेगा सहारनपुर में 1,20,000 राजपूत हैं, तो राजपूत कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिला तो हम कांग्रेस को करेंगे। उसी बीच वो गुज्जर आएगा, बोलेगा राजपूत क्यों, हमारे पास 1.5 लाख गुज्जर वोटर हैं जो मुसलमान भी है और हिंदू भी है। गुज्जर हिंदू मुस्लिम दोनों, क्योंकि यहीं के मूलतः निवासी है ना, तो उसमें आपस में लड़ाई करेगा। फिर ये फेक अकाउंट्स है। इसी रियल इंसिडेंट में जो है, जो कि क्रिएट किया जाएगा एक फेक नैरेटिव के थ्रू, जो दूसरे कॉमन लोग उनके पेजेस तक पहुंचेंगे, वो जातीय हमले करेंगे और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज किया जा रहा है उसका शिकार होंगे, और आपस में हिंदू और ऐसे नेशनलिस्ट वोटर जातियों के नाम पे उलझ पड़ेंगे। अब आते हैं एकदम से जो नई चीज मेरे सामने आई, वो है रेसिस्ट प्रोपोगेंडा। रेसिज्म। ये रेसिज्म अचानक से नहीं चल रहा है, ये पूरी दुनिया में अचानक से भारत के खिलाफ नैरेटिव बनने का हो गया। इसका मैं उदाहरण देता हूं। एक कार्टून जर्मनी के अखबार में छपता है, ओवर क्राउडेड। ठीक है, भारत की जनसंख्या अब दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो कार्टून छपता है वो रिलेट करता है बांग्लादेश के ट्रेंड से, लेकिन वो भारत के लिए छापा जाता है। अब ये मेरे समझ के परे था, लेकिन जर्मनी ने बिना सोचे समझे किया होगा, उसके मुख्य पेपर ने, ऐसा लगता नहीं है। ये एक लेफ्ट नैरेटिव था जिसको हमने कभी काउंटर ही नहीं किया। उसी प्रकार से भारत की देवी काली माता जो है सनातनियों की, उनका एक कार्टून छापा जाता है, बहुत ही मतलब एथिकल वे, अनएथिकल वे कहिए। दो डिप्लोमेटिक देशों के बीच इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भेजा जाता है। कमाल है, इस तरह की चीजें लगातार हो जा रही है। एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट कहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, OIC जो है, वो भारत के अगेंस्ट एक बार फिर से इस्लामोफोबिक इसी प्रकार के कंटेंट को लेकर के भारत के खिलाफ एकदम से अचानक जो है वो स्टेटमेंट इशू करने लगता है। ये भी आपको इत्तेफाक लग रहा है? तो चलिए कुछ सुनते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑफ OIC बहुत कंसर्न बता रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमानों के प्रति जो है वो भारत में हिंदुओं का व्यवहार ठीक नहीं है, या भारत की ये वर्तमान सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है। जो मैंने कहा कि सेंट्रल एशिया, ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स में भारत एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अंडर मोदी के लीडरशिप में, उस इमेज को डेंट करने का ये एक प्रयास। हालांकि IOC एक हिस्ट्री सीटर की तरह एक्ट करता है, जैसे और करता आया है, जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि भारत इस्लामोफोबिक है। जैसे मैंने कहा कि अगर भारत इस्लामोफोबिक है तो भारत के सरकार के द्वारा मुस्लिम बच्ची के जन्म पे या फिर ट्रिपल तलाक जैसे सुधारवादी कार्यक्रम, एक पल के लिए आप सोचिए कि क्या कांग्रेस या लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये कहेगा कि राजा राम मोहन राय अतिवादी थे? आज तक तो हमने किताबों में यही पढ़ा कि वो सुधारवादी थे।
अब ये डिस्कशन का विषय हो सकता है कि सुधारवादी थे या नहीं, लेकिन सती प्रथा को हटाने का उन पे बहुत ज़्यादा ये जाता है और बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। लेकिन उसी प्रकार से जो कुरीतियों को मिटा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और महिला सशक्तिकरण की जब बात कर रहे हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, और जिस प्रकार से 12th पास करने पे, जन्म लेने पे हर तरह से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इस्लामोफोबिक है। पॉइंट नंबर 5, वेस्टर्न मीडिया एकदम से इंडिया को बता रहा है कि देखो भाई, यूक्रेन के तुम साथ क्यों नहीं, तुम रशिया के साइड हो क्या। हालांकि इस मुद्दे पे जयशंकर जयशंकर सर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब लताड़ा बताया कि देखो यार, तुम लोग खुद गैस जो है वो रशिया से ले रहे हो और हमें कह रहे हो कि तुम यूक्रेन के फेवर में क्यों नहीं बोल रहे हो। इस प्रकार की दोगलेबाजी जो है ये कब तक चलेगी और क्यों चलने दे रहे हैं हम, ये सवाल तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आपसे पूछता हूं। क्या एंटी इंडिया फोर्सेस राइजिंग बिफोर इलेक्शंस? आंसर इज यस। सोरस जीवी जो है वो सभी एक साथ एक्टिव हो गए। इसमें बहुत सारे आपको अचानक से एक यूट्यूबर पत्रकार मिल जाएंगे जो लेफ्ट इकोसिस्टम या कांग्रेस सपोर्टर आपको नजर आते हैं, आजकल विदेशों में खूब घूम रहे हैं। एक्चुअली ये विदेशों में घूमने जा रहे हैं या अपनी फंडिंग के डिटेल सिक्योर करने जा रहे हैं, ये आप समझिए। लेकिन अभी तो इतिहास कुछ ऐसा ही बता रहा है कि सोरस जीवी एक्टिव है, और ये कैसे, ये एक्सप्लेन करता है। आपको हिंडनबर्ग और अडानी वाला याद होगा, और उसके बाद से एकदम जब हिंडनबर्ग होता है और आप देखिए कोर्ट के डिसीजन, ये सारी चीजें, और यही सोरस जीवी है जो लगातार अडानी को काउंटर किए जा रहा था। तो क्या हिंडनबर्ग एकदम से हो गया या फिर सोरस जीवी को फायदा पहुंचाने वाला इशू था? क्योंकि भारत में जिस प्रकार से इन्हीं के सो कॉल्ड फेवरेबल पत्रकारों ने, जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, पहले पत्रकारिता के नाम पे टीवी चैनलों पे प्रोपेगेंडा फैलाते थे, सरकार ने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, तो आजकल यूट्यूब पे छा गए हैं। इन लोगों ने हिंडनबर्ग को लेकर के और अडानी को लेकर के खूब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। वैसे राज की बात यह है कि आजकल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अडानी को खूब प्रोजेक्ट मिले, लेकिन हम क्यों इस पे बात करें, हम बोलेंगे तो भाई हमको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा ना। नहीं, मैं उनकी मिमिक नहीं कर रहा हूं, वो तो भाई ग्रेट पत्रकार हैं, वो तो ग्रेट पत्रकार हैं। अब दुनिया भर की जो है वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स का इतना नफरत है कि देखो, ये सरकार जो है आपको जबरदस्ती वेज खाने को मजबूर करिए, मोदी सरकार, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। और अच्छा, उसके ठीक बगल में एक करी डिलीशियस कैसे बनाया उसको लेकर के एक आर्टिकल लिखता है। अरे यार, मोदी फोबिया ये तो हो गई है, हद हो गया है। मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम ऐसे आर्टिकल लिख के हटाने की सोच रहा है और हम हल्के में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें इस बात को पता है कि एक बार मोदी हटा दिया ना, भारत को हम डीस्टेबलाइज कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन 2014 से जो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है, इसके मैं छोटे छोटे एक दो, जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ आइस, उसके कुछ काम गिना देता हूं। भारत इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मजबूत इकोनॉमी है। यस, यू हर्ड इट राइट। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और सफलतापूर्वक अर्जित किया। वो जो ट्रेन चलाई थी ना जर्मनी वालों, सोच लेना तुम्हारे देश में क्या हालात थे, और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे नरेंद्र मोदी ने स्मूथली वैक्सीनेट कर दिया है। ये सच है ना। देश की 46% आबादी डिजिटल पेमेंट करती है। जर्मनी, इटली, तुम सबकी पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जरा इस पे भी गौर कर लेना। जब कोविड आया था उसके बाद सैनिटाइजेशन को लेकर के भारत सरकार बहुत मजबूती से कदम उठाई, और आपको जान के आश्चर्य होगा 100% रूरल एरिया को सैनिटाइज किया गया। लेकिन इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। खैर, चर्चा तो इन्फ्लेशन के लेटेस्ट आंकड़ों पे जो मैंने ट्वीट किए थे उस पे भी नहीं है। भारत में इस वक्त इन्फ्लेशन 4 और 5% के बीच लगातार मोदी रीजन में घूम रहा है, और कांग्रेस के समय 10% के ऊपर था। फिर भी महंगाई बीजेपी सरकार में है।
ये तो भाई हद दोगलापन है मीडिया हाउसेस का। देखिए ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है कि भारत के ग्लोबल इमेज को डेंट किया जा सके, और भारत के ग्लोबल इमेज को डेंट करने का जो सुनियोजित प्रयास है, भारत में राहुल गांधी जा चुके हैं, उनके साथ आपको पता है वही सैम पित्रोदा थे, वही सैम पित्रोदा जिन्होंने कहा हुआ तो हुआ, याद है ना 1984 पे। लेकिन वही सैम पित्रोदा, वो सारी चीजें चल रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के यात्रा से पूर्व राहुल गांधी की यात्रा हो जाती है। अब अगर इतने सारे जो मैंने सीक्वेंस बता दिए सब इत्तेफाक है, तो मुझे लगता है आपको इत्तेफाकों को रियलिटी में बदलते हुए देखना चाहिए, और 2024 के चुनाव के पहले जो मैंने कहा कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के सुनियोजित षड्यंत्र के विषय में आपको सोचना चाहिए। जय श्री राम।